हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक बलगतिकी भाग 4, जिसमें हम पढ़ेंगे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, कोई रिएक्शन हो रही है, वो रिएक्शन अगर धीरे हो रही है तो उसके रेट को, उसके वेग को हम बढ़ा सकते हैं, या कोई रिएक्शन तेज हो रही है तो उसके वेग को हम कम कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, वो करने के लिए हमें कुछ फैक्टर की जरूरत होती है, कुछ कारकों की जरूरत होती है जो रिएक्शन के रेट को या तो बढ़ाएंगे थोड़ा सा या थोड़ा सा कम कर देंगे। तो वही कारक हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं अभिकारक की प्रकृति। आपको पता है अभिकारक जो कि रिएक्टेंट होते हैं वो आपस में अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो हम कैसा अभिकारक लें कि जो रिएक्शन है, जो उत्पाद है वो तेजी से बने, या मतलब अगर अभिकारक जल्दी से अभिक्रिया कर रहे हैं और प्रोडक्ट उत्पाद जल्दी बन रहा है तो हम कहेंगे अभिक्रिया का वेग ज्यादा होगा। तो एक्चुअल में होता क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है, जो अभिकारक में बंध पाए जाते हैं उनको कहते हैं पुराने बंध, वो टूटेंगे और टूटने के बाद जो उत्पाद बनेगा, उत्पाद में नए बंध बनते हैं। ठीक है, तो अभिकारक के बंधों को पुराने बंध कहेंगे और जो उत्पाद के बीच बॉन्ड बनेंगे उनको कहेंगे नए बॉन्ड। ठीक है, तो अभिकारक के बीच के बॉन्ड टूटेंगे और प्रोडक्ट जो उत्पाद है उसके बीच के बॉन्ड बनेंगे। तो इसमें भी देखिएगा अभिकारक की प्रकृति कैसे कैसे हो सकती है। पहली बात तो हम बंध की बात करते हैं। तो जो अभिक्रियाएं अगर हम देखें तो दो टाइप की अभिक्रियाएं हमारे लिए, एक तो है आयनिक अभिक्रियाएं जिनमें आयनों की बात की जाती है, और दूसरी होती है आणविक अभिक्रियाएं जिनमें अणुओं की बात की जाती है। तो होता क्या है, ये एक्सपेरिमेंट से देखा गया है जो आयनों वाली अभिक्रिया होती है वो बहुत तेजी से होती है। इसलिए होती है तेजी से क्योंकि क्या होता है, जो धन आयन है और ऋण आयन है उनमें तेजी से एक दूसरे के लिए आकर्षण होता है। तो आयनिक अभिक्रियाओं में जो अभिकारक होते हैं वो तीव्र वेग से अभिक्रिया करेंगे आपस में, और किसका निर्माण करेंगे, प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। क्योंकि होता क्या है, अभिकारक के एक आयन उत्पाद के दूसरे विपरीत आवेशित अब एक अभिकारक, जैसे दो अभिकारक लिए, ठीक है, एक अभिकारक का धनायन दूसरे अभिकारक के ऋणायन के बीच बहुत ज्यादा आकर्षण प्रदर्शित करेगा। तो एक अभिकारक का धनायन दूसरे अभिकारक के ऋणायन की ओर आकर्षित होगा, आकर्षित होकर बंध बनाएगा और उसी बंध को कहेंगे आयनिक बंध, और जो उत्पाद बनेगा वो कहलाएगा आयनिक उत्पाद। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें धनायन ऋणायन सम्मिलित होते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वो होती है आयनिक अभिक्रियाएं। तो विपरीत आवेशित आयनों में आकर्षण अधिक होता है और आकर्षण अधिक होने के कारण ये तेजी से आपस में अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल देखिएगा मैं दे रही हूं, वो है आयनिक अभिक्रिया के एक एग्जाम्पल। NaCl ये पानी में घोला हुआ है, ठीक है, एक्वस लिखा है, एक्वस मतलब पानी में पहले से ही घोल रखा है। इसकी रिएक्शन AgNO3 से कर रहे हैं, ये भी एक्वस है, जलीय माध्यम, ठीक है, एक्वस मतलब जलीय। इन दोनों को रिएक्ट करा रहे हैं। तो इसका जो Na पॉजिटिव होगा वो क्या करेगा, इसके विपरीत आवेशित आयन, क्या, ऋण, निगेटिव के साथ तेजी से अट्रैक्शन करेगा, ये आपस में जुड़ के NaNO3 बना लेंगे, और इसका Ag पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव आयन के साथ तेजी से आकर्षण शो करेगा और बनाएगा क्या, AgCl आयन। एक्चुअल में जब ये NaCl पानी में घुला होगा तो इसका Na पॉजिटिव अलग, Cl निगेटिव अलग। ठीक इसी प्रकार AgNO3 जब एक्वस पानी में घुला होगा तो इसका Ag पॉजिटिव और NO3 निगेटिव अलग होगा। तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा NaNO3 और AgCl। तो आयनिक अभिक्रियाओं में बस आपको इतना लिखना है कि आयनिक अभिक्रियाएं तेज इसलिए होती हैं क्योंकि विपरीत आवेशित आयन जैसे धनायन और ऋणायन में बहुत ज्यादा आकर्षण होता है, और उस आकर्षण के कारण वो जल्दी आपस में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया तीव्र वेग से होती है। अगर अभिक्रिया तेजी से होगी तो बहुत कम समय लगेगा। तो वहीं हम दूसरी अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे, वो है आणविक अभिक्रिया। ठीक है, आणविक मतलब जिसमें अणु भाग लेते हैं, और अणु जो बने रहते हैं वो सहसंयोजक बंध से बने रहते हैं। तो इनको आणविक अणु भी कह सकते हैं, आणविक यौगिक भी कह सकते हैं, या फिर सहसंयोजक यौगिक भी कह सकते हैं, क्योंकि इनमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है। उनको आयनिक इसलिए कहते थे क्योंकि इनमें आयनों के बीच आयनिक बंध पाए जाते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, आणविक अभिकारक जो होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, आणविक जो अभिकारक होंगे जैसे कि ये दिख रहा है, इनके बीच बंध पाए जाते हैं।
ठीक है, जैसे इसमें 3 बंध है, इसमें 1 बंध है, तो बंध को तोड़ने में यहां पर पर्टिकुलर मैं एक चीज बता दूं, ये हम बोलते इसको आयनिक बंध है, लेकिन एक्चुअल में ये बंध के रूप में बॉन्ड नहीं बनाए रहते, कोई बंध नहीं होता। पानी में घोलती है Na अलग Cl अलग, केवल आकर्षण होता है इनके बीच, कोई बंध नहीं होता। जबकि यहाँ एक प्रॉपर बंध है, N और N के बीच 3 बॉन्ड हैं, H और H के बीच 1 बॉन्ड है। तो यहां पर क्या होता है, अभिक्रिया धीरे क्यों होती है, पहले इन बॉन्ड को तोड़ना होता है। पहले ये सिंगल बॉन्ड और इसके ट्रिपल बॉन्ड को हम तोड़ेंगे, 3 बॉन्ड को तोड़ेंगे, तब जाके इसका हाइड्रोजन इन नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके ये बनाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आणविक अभिक्रिया की बात करें, अभिकारकों की बात करें, तो यहाँ पर बंध पाए जाते हैं। तो बंध को तोड़ने के बीच, परमाणुओं के बीच जो बंध होते हैं उसको तोड़ने में बहुत ज्यादा समय लगता है, इस वजह से अभिक्रिया बहुत धीरे होती है। और बैलेंस कर लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन यहाँ 6 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन 6 करेंगे, 2 हाइड्रोजन है तो आगे लिख देंगे 3। तो आप चाहें तो ऐसे लिखें, नहीं तो 3H2 लिख दें। ठीक है, H2 मतलब H सिंगल बॉन्ड H। तो ये प्रैक्टिकली भी देखे गए हैं कि NaCl का एक्वस सॉल्यूशन और AgNO3 का जब एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो विद इन सेकेंड, बहुत जल्दी, विद इन 1 सेकेंड ही NaNO3 और AgCl बन जाता है। जबकि अगर N2 और अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन कराएं तो इसकी तुलना में ये रिएक्शन थोड़ा स्लो होती है। रीजन यही है कि इसको बॉन्ड तोड़ने में बहुत समय लगता है, जबकि यहाँ क्या होता है, कोई बॉन्ड नहीं पाए जाते, यहाँ आयन पाए जाते हैं जिनमें आकर्षण होता है और वो जल्दी से आकर्षित होकर उत्पाद बनाते हैं। यहाँ पर बॉन्ड होता है, बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा समय लगता है और ज्यादा समय लगने से अभिक्रिया स्लो होती है, मंद होती है, मंद वेग से। नेक्स्ट है अवस्था। अवस्था मतलब ही किस भौतिक अवस्था में पाया जाता है, एक प्रकार से ही समझिए। देखिए रीजन क्या है, जैसे हम बोलते हैं कि 2 लोग हैं, उनके बीच दोस्ती अच्छी कब होती है, जब वो एक जैसे हों। तो यहाँ भी यही होता है, अगर जो 2 अभिकारक आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, अगर वो समान प्रावस्था में पाए जाएं, जैसे दोनों की दोनों गैस हों या दोनों के दोनों लिक्विड हों या दोनों के दोनों ठोस अवस्था में हों, तो वो क्या करेंगे, ऐसे अभिकारक समांगी अभिकारक कहलाते हैं। समान अवस्था में हो, तो जो समान अवस्था में होंगे, गैस वाला गैस के साथ तेजी से रिएक्ट करेगा और उत्पाद का निर्माण करेगा। जैसे इस अभिक्रिया में दिख रहा है, मीथेन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, तेजी से आपस में अभिक्रिया करके CO2 और जल बनाते हैं। तो क्योंकि दोनों अभिकारक समान अवस्था में है, इसलिए अभिक्रिया तीव्र होगी। देखिए, लेकिन वहीं इसका विपरीत हम कर लेते हैं, यदि अभिकारक, देखिए जो अभिकारक है अगर ये भिन्न भिन्न अवस्था में हो, जैसे ठीक है CH4 गैस होता है और जल जो लिया है आपने द्रव अवस्था में लिया है, तो ये गैस अवस्था में है, ये द्रव अवस्था में, दोनों अलग अलग अवस्था में है, तो इनको अभिक्रिया करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है, प्रकृति अलग अलग है। तो तब ये क्या होगा, CO और हाइड्रोजन गैस बनाएगा तो सही, लेकिन इस अभिक्रिया के होने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसका मतलब है अभिक्रिया बहुत धीरे धीरे होगी। आप, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं स्थायित्व। ठीक है, स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो अभिकारक का स्थायित्व भी प्रभावित करते हैं। देखिए, अभिकारक की प्रकृति के अंदर ही चल रहे हैं। अभिकारक में बंध कैसा होना चाहिए, अभिकारक की अवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, कि वो ठोस द्रव गैस क्या है, और अब पढ़ रहे हैं अभिकारक की स्थायित्व कैसा होना चाहिए। तो स्थायित्व, स्टेबिलिटी की बात करें तो जो अभिकारक है वो आपको पता है उत्पाद बनाते हैं। अभिकारक टूटेगा या जुड़ेगा, जो भी है उत्पाद बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो अभिकारक का स्थायित्व अगर क्या हो, कम हो, अभिकारक कम स्थायी हो, और वो अभिकारक आपस में जुड़ के अभिकारक जो उत्पाद बना रहे हैं वो उत्पाद अगर कम क्या हो, अधिक स्थायी हो, तो अभिक्रिया तेजी से होगी। ठीक है, ये अभिकारक है, आपको पता है उत्पाद बनाते हैं, लेकिन उत्पाद कब बनाएगा, जब इसको पता है कि मैं जो भी अभिक्रिया कर रहा हूं, करने के बाद जब उत्पाद बना रहा हूं तो जिसमें मैं बदल रहा हूं मैं ज्यादा स्थायी हो रहा हूं। तो अगर उत्पाद ज्यादा स्थायी होगा तो ये क्या करेगा, जल्दी से जल्दी टूटेगा और अधिक स्थायी में बदलना चाहेगा ना। तो यही चीज है, अभिकारक कम स्थायी था और उसको पता था अगर मैं ये H निकाल दूं तो मैं अधिक स्थायी हो जाऊंगा। तो आपको पता है कोई भी यही तो चाहता है कि हम ज्यादा स्थायी हो जाएं। तो ये अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए जल्दी से जल्दी H पॉजिटिव रिलीज करेगा और ये क्या होगा, इसलिए अभिक्रिया का वेग क्या होगा, तीव्र होगा। मतलब इसको कह सकते हैं फास्ट रिएक्शन। और वहीं अगर हम बात करें अभिकारक जो है, ये वाला अभिकारक, इसका विपरीत कर दें। अगर अभिकारक अधिक स्थायी है और इसको पता है ये H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद जो उत्पाद बनाएगा वो कम स्थायी है, तो कोई भी ये चाहेगा कि पहले वो पहले ज्यादा स्थायी है, वो चाहेगा कि मैं कम स्थायी में बदलूं,
ऐसा हो सकता है? नहीं। कोई भी इंसान जो है वो क्या बनना चाहते हैं, कोई भी कंपाउंड चाहता है कि मैं ज्यादा स्थायी बनूं, तो पहले से ही ज्यादा स्थायी था, ज्यादा स्टेबल था। अब वो क्यों कम स्टेबल में बदलेगा, कम स्थायी तो क्यों प्राप्त करेगा, है ना? तो ये क्या करेगा, आपको पता है कंपाउंड अगर ये H पॉजिटिव रिलीज कर दे, बाहर निकाल दे, तो ये बदल जाएगा इस कंपाउंड में जो कि कम स्थायी है। लेकिन इसकी तुलना में अगर H इसके पास होता पहले वाले में, अभिकारक में, तो ये ज्यादा स्थायी था। तो इसको पता है कि भाई H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद मैं कम हो जाऊंगा स्थायी, इसलिए कहेगा कि मुझे बदलना ही नहीं है, इसमें मुझे बदलना ही नहीं है, मैं जैसा हूं अभी अधिक स्थायी हूं तो मैं अच्छा हूं। तो ये अभिक्रिया बहुत मुश्किल से होगी, तो ये धीरे धीरे होगी अभिक्रिया, ठीक है। और ये ज्यादा स्थायी, ये अधिक स्थायी है, ये कम स्थायी, इसका रीजन होता है ये एक ऋण आवेशित आयन है, आपको पता है एक निगेटिव चार्ज है। मैंने कार्बन आयन पढ़ाया है वैसे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को तो नहीं, लेकिन इंग्लिश मीडियम को। तो यहाँ पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई ना, यहाँ पर जो CO है ये ग्रुप खींच रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई ग्रुप ऐसा नहीं है इसके बाद कि जो खींच रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जबकि यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ पर ये जो CO ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस माइनस चार्ज के ग्रुप को, इलेक्ट्रॉन को। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। एक तो पहले से उसके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन के बीच क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण, रिपल्शन हो रहा था। ढेर सारे इलेक्ट्रॉन एक जगह पर इकट्ठा होंगे तो प्रतिकर्षण होगा। तो ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पहले से इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, इलेक्ट्रॉन समान आवेश होता है तो प्रतिकर्षण होता है। तो ये क्या हो जाएगा, स्थायित्व तो इसका कम हो जाएगा। जबकि यहाँ क्या है, निगेटिव, इसके ढेर सारे इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ये ग्रुप है, ठीक है। और कोई दे नहीं रहा है यहाँ पर, ना तो कोई ग्रुप दे रहा है ना ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो एक ही ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसके जो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन एक जगह पर इकट्ठे हुए वो दूर तक चले जाएंगे, तो ये ज्यादा स्थायी। यहाँ पर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसकी तुलना में बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन माइनस माइनस चार्ज प्रतिकर्षण, रिपल्शन शो करेंगे, और इसके कारण क्या हो जाएगा, ये अस्थायी हो जाएगा या फिर इसका स्थायित्व कम, ठीक है। ये तो कार्बनिक रसायन की बात है, जब पढ़ेंगे तो मैं अच्छे से समझाऊंगी। तो अब नेक्स्ट फैक्टर जो है उसकी बात कर रहे हैं, वो है अभिकारक की सांद्रता, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अभिकारक की सांद्रता, सांद्रता क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ये मैंने विलियन वाले सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज, मैंने विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और विलियन, जो कि हिंदी इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन, उन दोनों की वीडियो पोस्ट कर दी है पहले ही सारी वीडियोस। तो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए मेरे चैनल में जाके, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो एक नियम है, अभी हमने पढ़ना है, वैसे हमने 11th में पढ़ा है, ये द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। वो कहता है कि अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है, अभिकारक की सांद्रता पर। तो वो नियम कहता है कि जितनी ज्यादा अभिकारक की सांद्रता होगी उतना ज्यादा अभिक्रिया का वेग होगा। मतलब हम कह सकते हैं अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। मतलब सांद्रता जितनी ज्यादा बढ़ेगी अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, सांद्रता कम होगी तो अभिक्रिया का वेग भी कम होगा। तो इसको हम प्रूव करके भी दिखाएंगे। तो होता क्या है, देखिए एक्चुअल में, यहां देखिएगा, ये दो डायग्राम मैंने आपको शो किए हैं। इसमें देखिएगा यहाँ पर मॉलिक्यूल जो ये अभिकारक है इसके कण कम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर अभिकारक के कण ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता कम है और यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता ज्यादा है। तो होता क्या है, अगर सांद्रता कम है तो क्या होता है, मान लीजिए एक रूम है, एक रूम में 4 बच्चे हैं, उनके बीच टक्कर होगी, और एक रूम में 25 बच्चे हैं, उनके बीच टक्कर होगी। किनके बीच टक्कर ज्यादा होगी, जहां पर बच्चे ज्यादा हैं, है ना। जहां पर बच्चे ज्यादा हैं वहां पर क्या होगा, टक्करें ज्यादा होंगी, और टक्करें अगर ज्यादा होंगी तो उनका क्या हो जाएगा, वेग बढ़ जाएगा, गुस्सा बढ़ जाएगा, समझ लीजिए। तो ठीक ऐसे यहाँ भी है, यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता ज्यादा है, अभिकारक के कण ज्यादा हैं, तो उनके बीच टक्करें ज्यादा होंगी, और टक्करें ज्यादा होने के कारण अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस बीकर के अंदर ही तो हो रहा है जो हो रहा है, और ये अभिकारक आपस में टक्कर करेंगे तभी तो उत्पाद बनेगा, मतलब अभिक्रिया तभी तो होगी ना। तो जितनी ज्यादा टक्करें होंगी उतनी जल्दी उत्पाद बनेगा, मतलब अभिक्रिया का वेग उतना ज्यादा होगा। जबकि वही बात करें कम सांद्रता की, जहां जिस कमरे में कम बच्चे थे उनके बीच टक्करें कम होंगी, तो इन अभिकारक की सांद्रता कम होने के कारण, अणुओं की संख्या कम होने के कारण कम टक्कर होंगी, और कम टक्कर होने के कारण क्या होगा, अभिक्रिया धीरे धीरे होगी। तो अभिक्रिया का वेग अधिक सांद्रता की तुलना में, इसमें जहां कम सांद्रता है उसका वेग थोड़ा कम होगा।
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी सांद्रता पर ही है, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगी। मतलब हमें रेट लॉ पढ़ना है, रेट नियम पढ़ना है, बहुत सी चीजें पढ़ी, अभिक्रिया की कोटि, वहां पर बार बार अभिकारक की सांद्रता आएगी, तो वहां पर सांद्रता को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्टर, नेक्स्ट कारक, वो है दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये भी निर्भर करता है टक्करों पर। देखिए, जो अभिक्रिया का वेग वो टक्कर पर निर्भर करता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, जितनी ज्यादा टक्करें होंगी उतना ज्यादा अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो मैं पहले डायग्राम बताती हूँ, फिर मैं इसको पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो इसमें डायग्राम क्या दिखा है, यहाँ पर कितने कण दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो होगा क्या, देखिएगा कणों की संख्या, एक प्रकार से सोचिए सांद्रता इस समय बराबर है दोनों बीकर में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आप दाब लगा रहे हैं, वो दाब लगा रहे हैं 1 एटीएम का, तो कण दूर दूर है। अब यहाँ पर आपने 10 एटीएम, 10 वायुमंडलीय दाब का दाब लगा दिया, तो दाब यहाँ अधिक है, तो अधिक दाब यहाँ पर लगाया, और इसकी तुलना में यहाँ पर आप दाब कम लगाया। तो दाब अधिक लगाओ के कण नजदीक नजदीक आ जाएंगे, गैस के कण नजदीक आ गए। जितने नजदीक आएंगे तो कणों के बीच क्या होगी, अधिक टक्करें होंगी। आपको पता है कण नजदीक आ जाएंगे तो टक्कर अधिक होगी, और अधिक टक्कर होंगे, अधिक कॉलिजन होगा, तो हम कहेंगे, मैंने बताया था ना, टक्कर जितनी ज्यादा होंगे अभिक्रिया का वेग उतना ज्यादा होगा, क्योंकि टक्कर के कारण ये दो अणु टक्कर कर रहे हैं, तभी तो वो उत्पाद बना रहे हैं ना, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जितनी जल्दी इनके बीच टक्कर होगी उतना जल्दी उत्पाद बनेगा, मतलब अभिक्रिया का वेग उतना ज्यादा। जबकि यहाँ पर कण है संख्या उतनी, सांद्रता बराबर है, लेकिन यहाँ पर हम दाब कम लगा रहे हैं, तो गैस के अणु दूर दूर हैं, ये अभी टकरा नहीं रहे हैं। अब मैंने दाब लगाया तो कम दाब लगा रही हूँ, यहाँ ज्यादा था, यहाँ दाब कम, तो कम दाब लगा रही हूँ, तो कण अभी भी दूर दूर है। दूर दूर है तो टक्करें कम होंगी, और दूर दूर होंगे टक्करें कम होंगी, तो टक्कर, जब तक टक्कर नहीं होगी उत्पाद बनेगा ही नहीं, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। तो हम कहेंगे अभिक्रिया धीरे धीरे हो रही है। हो सकता है बड़ी मुश्किल से कोई गैस का कण टकरा जाए आपस में, क्योंकि अभी ये दूर दूर है ना, तो इनके बीच टक्कर मुश्किल से ही किसी कण के बीच होगी। जबकि यहाँ पर आपने दाब लगाया, ये कण दूर दूर थे, लेकिन दाब लगाए तो कण अब नजदीक आ गए। नजदीक आए तो मतलब इसकी तुलना में यहाँ पर टक्कर होने की इनके बीच की संभावना बढ़ेगी, और जितनी जल्दी हम कहेंगे, जितनी जल्दी इनके बीच कहेंगे हम टक्कर हो रही है, जितनी ज्यादा टक्करें होंगी उतनी जल्दी क्या होगा, उत्पाद या प्रोडक्ट बनेगा। उसी से हम कहेंगे अभिक्रिया जल्दी हो रही, मतलब अभिक्रिया का वेग उच्च, यहाँ पर टक्करें कम हो रही, अभिक्रिया धीरे होगी, मतलब अभिक्रिया का वेग निम्न। तो यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अभिकारक के अणुओं पर अगर दाब में वृद्धि करोगे तो क्या होगा, अभिकारक के अणुओं के बीच क्या होगा, टक्कर बढ़ेंगी, और टक्कर के कारण अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होगी। जैसे आपने ये समझ लीजिए 10 बच्चे एक कमरे में रखे, 10 बच्चे दूसरे कमरे में रखे। अब आपने क्या किया, 10 बच्चे जो रखे हैं वो बहुत बड़ी से कमरे में रखे हैं, हॉल में, ठीक। अब वही आपने क्या किया, एक 10 बच्चे एक छोटे से, मान लीजिए बहुत ही छोटे से कमरे में रखे, मतलब ये बड़ा हॉल था, ठीक, बहुत बड़ा हॉल, और ये एक बहुत ही छोटा कमरा था, बहुत कंजेस्टेड कमरा था, जगह बहुत कम है, तो यहाँ पर टक्करें ज्यादा होंगी ना, टक्करें ज्यादा होंगी तो वेग यहाँ बढ़ेगा, गुस्सा यहाँ बढ़ेगा। यहाँ पर बच्चे क्या होंगे, बहुत बड़ा हॉल है, कहीं पर भी रुक सकते हैं, दूर दूर रहेंगे तो टक्करें कम होंगी, ऐसे समझिए। दाब के प्रभाव की अगर बात करें तो ये मेनली गैसों के लिए लागू होते हैं, क्योंकि गैस को हम दबा सकते हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि जबकि द्रव की बात करें या फिर ठोसों की बात करें तो इनकी संपीड्यता बहुत कम होती है, इनको हम ज्यादा नहीं दबा सकते, ठीक है, पहले से ही एक दूसरे के नजदीक होते हैं। लेकिन गैस के कण दूर होते हैं, इसलिए हमें दाब इसमें हम लगा सकते हैं। तो वो अभिक्रियाएं जिनमें क्या होंगे, दाब ज्यादा लगाएंगे, वो अभिक्रियाएं जल्दी होंगी। कोई एग्जाम्पल अभी मुझे आ नहीं रहा है, इसलिए मैंने नहीं लिखा कि अभिक्रियाएं, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होंगी जिन्हें दाब पर होंगी, दाब बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया जल्दी होगी, लेकिन दाब कम करेंगे तो अभिक्रिया धीरे धीरे होगी। आप जब ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, कार्बनिक रसायन में, तो वहां भी आप देखेंगे ऐसी अभिक्रियाएं। नेक्स्ट फैक्टर है, कारक है प्रकाश का प्रभाव। अब प्रकाश की उपस्थिति का प्रभाव, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में ही होती हैं, मतलब लाइट होगी, सूर्य का प्रकाश होगा तभी वो अभिक्रियाएं होंगी, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं हुआ तो अभिक्रियाएं नहीं होंगी। क्योंकि अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटते हैं, एक होती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं, और एक अभिक्रिया होती है डार्क रिएक्शन, या उसको कहते हैं ऊष्मीय अभिक्रियाएं, जो ऊष्मा की उपस्थिति में होती है, ताप की उपस्थिति में होती है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रियाएं, जिन्हें हम कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, इंग्लिश में कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो ये अभिक्रियाएं जो होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, तो उसमें क्या होता है, प्रकाश, आपको पता है एक साइंटिस्ट थे मैक्स प्लांक, उन्होंने बोला था जो प्रकाश आता है वो प्रकाश किसके रूप में आता है, छोटे छोटे फोटोन या क्वांटा के रूप में आता है। तो कोई भी पदार्थ उस
फोटोन को अवशोषित करता है और अवशोषित करके ऊर्जा प्राप्त करता है और अभिक्रिया करता है। तो यहाँ भी ये होता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होगा वो क्या करेगा, इन फोटोन से ऊर्जा प्राप्त करेगा और अभिक्रिया करेगा। तो अब होगा कि अगर मैं प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दूं, एक अभिक्रिया कम प्रकाश में कर रही हूं, एक अभिक्रिया ज्यादा प्रकाश में कर रही हूं, तो वो अभिक्रिया जो ज्यादा प्रकाश में होगी उसमें क्या होगा, ज्यादा फोटोन को अवशोषित करेगा, उससे क्या होगा, वेग बढ़ेगा, मतलब अभिक्रिया ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करेगा तो अभिक्रिया जल्दी होगी। तो फोटोन की ऊर्जा एक फोटोन की होती है h न्यू, दो फोटोन की 2h न्यू, 3 फोटोन की 3h न्यू। समझते जा रहे हैं ना, जितने ज्यादा फोटोन एब्जॉर्ब करेंगे उतनी ज्यादा ऊर्जा, ई मतलब फोटोन की ऊर्जा होती है h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, जितने ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो अभी जितनी ज्यादा ऊर्जा हो गई उतनी जल्दी अभिक्रिया करेगा, तो अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होगी। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है प्रकाश संश्लेषण, आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला होता है 6CO2 प्लस 6H2 इक्वल्स टू C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। ये इसके लिए क्लोरोफिल का होना जरूरी है। क्लोरोफिल जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में हरा रंग इस क्लोरोफिल के कारण होता है। इसके अलावा प्रकाश, लाइट है, ये कौन सा लाइट है, ये वाली लाइट नहीं है टॉर्च की लाइट, ये है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश है, वहां से हमें फोटोन मिलेंगे। प्रकाश होगा, फोटोन अवशोषित करेगा ये क्लोरोफिल, तभी अभिक्रिया होगी। प्रकाश नहीं होगा तो अभिक्रिया नहीं बढ़ेगी। अब ऐसे आपने देखा होगा, आप करके देखिएगा, एक पौधे को लेके आप ऐसी जगह पर रख दीजिएगा जहां सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा मिलता हो, और दूसरे पौधे को आप रख दीजिएगा ऐसी जगह पर जहां पर सूर्य का प्रकाश बहुत कम मिलता हो। तो वो अभिक्रिया जहां पर सूर्य के प्रकाश की तीव्रता ज्यादा है वो अच्छे से भोजन बनाएगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, और वो पौधा बहुत अच्छा सा मतलब ग्रो करेगा, वृद्धि करेगा, हरे हो रहे होंगे उसके पत्ते। जबकि वहीं वो पौधा जो आपने ऐसी जगह पर रखा है जहां प्रकाश कम मिल रहा है, प्रकाश की तीव्रता कम है, तो उसके पत्ते लगभग थोड़े थोड़े पीले पड़ गए होंगे या उसमें वृद्धि नहीं हो रही होगी। तो ये उदाहरण है कि प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होगी तो अभिक्रिया तेजी से होगी और पौधा वृद्धि भी करेगा, और अगर प्रकाश कम है, प्रकाश की तीव्रता, तो अभिक्रिया क्या होगा, धीरे धीरे होगी, अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा। लेकिन ये एप्लीकेबल केवल है ऐसी अभिक्रियाओं के लिए जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया मतलब जो प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं। ऐसे ही एक एग्जांपल और है, जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन है। ये अगर इसको आप अंधेरे में रख दोगे तो ये अभिक्रिया बहुत मुश्किल से होगी, क्योंकि ये अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो लगभग ये सोचो कि बहुत स्लो होगी, बहुत मुश्किल से बनेगा HCl, तो मंद होगा वेग। लेकिन वहीं हाइड्रोजन और क्लोरीन को अभिक्रिया में करा रही हूँ प्रकाश की उपस्थिति में, तो प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराऊंगी तो ये बहुत अधिक मात्रा में HCl उत्पाद का निर्माण करेगा और जल्दी बनाएगा, तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, तीव्र होगा। देखिए साइड में जो डायग्राम में दिखा रही हूँ उनको आप देखते भी जाइए साथ में, ठीक है, वो मैं बोल नहीं रही हूँ, आप देखते जाइए। नेक्स्ट है उत्प्रेरक का प्रभाव, मतलब इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट से आपको पता है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। जो धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं, पॉजिटिव कैटेलिस्ट, वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, ऋणात्मक वाले घटाते हैं, ठीक है। तो अभी हम पढ़ना है धनात्मक वाले का। तो उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। जो धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं, पॉजिटिव कैटेलिस्ट, वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। तो आप समझ गए होंगे, अगर आप क्या करेंगे, अगर आप उत्प्रेरक लेंगे, कैटेलिस्ट लेंगे किसी अभिक्रिया में, तो अभिक्रिया जल्दी होगी, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, कम समय में ही अभिक्रिया हो जाएगी, जल्दी बन जाएगा उत्पाद। तो इसमें मैंने एक लाइन लिखी है, उत्प्रेरक अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, को कम करता है। दूसरा मैंने शब्द लिखा है ऊर्जा बाधक, मतलब होता है एनर्जी बैरियर, जो एनर्जी बैरियर को कम करता है। अब कैसे कम करता है, इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, ये क्या कह रहा है देखिएगा। ये अभिक्रिया जो मैंने डायग्राम बनाया है, एक ग्राफ, ये उत्प्रेरक की अनुपस्थिति है जब उत्प्रेरक नहीं लेते, और ये तब का है जब उत्प्रेरक लेते हैं। तो होता क्या है देखिएगा, जब आप उत्प्रेरक नहीं लेते हैं, देखिए होता क्या है एक्चुअल में रिएक्शन। तो देखिएगा क्या होता है, कोई भी अभिकारक है उसकी, देखिए अगर यहाँ को ऊर्जा और यहाँ को कितनी अभिक्रिया हो चुकी है उसके लिए कर्व खींचा गया है, ठीक है। ये संपन्न अभिक्रिया, कितनी अभिक्रिया हुई और ऊपर को ऊर्जा बढ़ रही है। तो जो अभिकारक मैंने लिखा है एकदम यहाँ नीचे नहीं लिखा है, अगर मैं एकदम यहाँ पर लिख देती, इस कर्व को नीचे ले आती, इसका मतलब है अभिकारक की ऊर्जा 0 है। कभी भी मैंने ध्यान रखिएगा, कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी अणु है, उसकी ऊर्जा एकदम 0 नहीं होगी। 0 मतलब रेस्ट होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अभिकारक की कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी, इसलिए मैंने यहां से थोड़ा सा ऊपर दिखाया ग्राफ। इसका मतलब अभिकारक की इतनी ऊर्जा है, पहले से ही उसकी इतनी ऊर्जा है, ऊर्जा के लिए है, इतनी ऊर्जा है। अब अभिकारक क्या करते हैं, ये चाह रहे हैं उत्पाद बनाना। तो जो 2 अभिकारक है, 3 अभिकारक जो भी है, वो आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं।
अभिक्रिया करने के बाद पहले क्या होता है, वो आपस में अभिक्रिया करने की कोशिश करते हैं, तो कोशिश करने में एक बीच में एक अवस्था आती है, उसको कहते हैं क्या, ट्रांजिशन स्टेट, या हिंदी में कहते हैं संक्रमण अवस्था। ठीक है, तो जब अभिकारक की ऊर्जा इतनी कम है, उसको उत्पाद बनाने के लिए पहले गुजरना पड़ता है संक्रमण अवस्था से। जब उसके पास ऊर्जा मिल जाती, उसको पूरी ऊर्जा मिल जाएगी, वो कहलाती है संक्रमण अवस्था। तो अभी अभिकारक की ऊर्जा इतनी कम है, अब उसको कितनी ऊर्जा चाहिए, इतनी ऊर्जा चाहिए। अगर उसको इतनी ऊर्जा मिल गई ना, किसी ने दे दी, तो वो तैयार हो जाएगा। संक्रमण अवस्था मतलब वो अवस्था जिसमें वो तैयार है उत्पाद बनाने के लिए, वो है ट्रांजिशन स्टेट। तो उसको अभिकारक की ऊर्जा इतनी कम है, उसको इतनी ऊर्जा और चाहिए एक्टिवेट होने के लिए, सक्रिय होने के लिए, उत्पाद बनाने के लिए। ठीक है, तो एक्टिवेट होने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत होती है, सक्रिय होने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत होती है, उसी को कहते हैं ईए, एक्टिवेशन एनर्जी, हिंदी में सक्रियण ऊर्जा। किसी अभिकारक को सक्रिय बनने के लिए, यहाँ पर जो अवस्था होती है वो सक्रिय अवस्था होती है, सक्रिय बनने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत होती है उसको कहते हैं सक्रिय ऊर्जा। मान लीजिए हमने बाहर से सक्रिय ऊर्जा दे दी, सक्रिय ऊर्जा देने के बाद वो सक्रिय हो चुका है, अब वो क्या करेगा, तुरंत उत्पाद बनाएगा। और जैसे ही वो उत्पाद बनाते हैं तो ऊर्जा बाहर निकलती है, इसलिए फिर से ग्राफ नीचे आते हैं, तो बन गया उत्पाद। जब ये चैप्टर पढ़ेंगे, ये वाला टॉपिक आएगा, तो वहां पर मैं बताऊंगी आपको, बस अभी आप इतना देख लीजिए। ठीक, लेकिन ये तो था उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। अब मैंने उत्प्रेरक लिया तो क्या फर्क पड़ा, देखिए उत्प्रेरक लेने में, तो उत्प्रेरक मैंने जैसे ही लिया, ये वही होगा, ये ऊर्जा के लिए है, ये अभिक्रिया कितनी संपन्न हो गई उसके लिए है। तो अभिकारक, अभी भी अभिकारक की ऊर्जा उतनी है, देख लीजिए, ये देख लीजिए, उतनी ऊर्जा है अभिकारक की, वही अभिकारक लिया है। अब अभिकारक उत्पाद बनाना चाहते हैं, लेकिन मैंने अभिकारक के साथ क्या ले लिया, उत्प्रेरक। क्या ले लिया, उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक का काम क्या होता है, उत्प्रेरक का काम क्या होता है, इसको ये जो ऊर्जा इतनी चाहिए थी ना, इसको इतनी ज्यादा ऊर्जा चाहिए थी, वो क्या करेगा, इसकी ऊर्जा को, इसको मतलब पहले से ही मोटिवेट कर देता है, एक प्रकार से ये समझिए, इसको यहां तक जाने की जरूरत नहीं होती, इतनी दूर तक, ये ग्राफ को ये नीचे ले आता है। सक्रिय करने के लिए कम ऊर्जा की जरूरत होगी इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक है, एक प्रकार से सोचिए, इस उत्प्रेरक ने दे दी अपनी आधी ऊर्जा, तो क्या हो जाएगा, ये ग्राफ जो इतना ऊपर था, इतना ऊपर ना होकर थोड़ा सा ग्राफ नीचे आ जाएगा। तो अब जो सक्रिय अवस्था है वो जल्दी मिल जा रही है हमें, ये जो सक्रिय अवस्था है, ट्रांजिशन स्टेट है, संक्रियण अवस्था है, ये थोड़ा नजदीक आ गई हमारी अभिकारक के। तो अब अभिकारक को पहले की तुलना में थोड़ा कम ऊर्जा की जरूरत है, तो थोड़ा सा ऊर्जा की जरूरत है, इस ऊर्जा को ग्रहण करेगा, और ग्रहण करने के बाद सक्रिय हो जाएगा, और सक्रिय होने के बाद वो जल्दी से क्या बनाएगा, उत्पाद। और उत्पाद बनाने में ऊर्जा नष्ट, मतलब क्या होता है, बाहर निकालते हैं। देखो उत्पाद भी बराबर ऊर्जा के बनेंगे, लेकिन अंतर केवल इतना है, जहां सक्रिय होने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ रही थी, अब सक्रिय होने के लिए ऊर्जा की कम जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब ये ग्राफ जो है सक्रिय अवस्था वाला टीएस, वो ग्राफ नीचे आ जाए, ऊर्जा बाधा थोड़ा सा कम हो गई। तो ऐसा क्या किया उत्प्रेरक ने कि ये जो ऊर्जा ग्राफ है वो नीचे आ गया, संक्रियण ऊर्जा कम जरूरत पड़ गई, संक्रियण ऊर्जा कम हो गई। तो इसको हम तब पढ़ेंगे जब हम उत्प्रेरण वाला चैप्टर पढ़ेंगे, कैटालिसिस वाला पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर इतना एक्सप्लेन नहीं करना। यहाँ पर बस इतना समझिए, यहाँ पर उत्प्रेरक नहीं था तो अभिक्रिया के होने में बहुत ज्यादा समय लगा, तो अभिक्रिया का वेग निम्न है। लेकिन वहीं अगर हमने अभिकारक के साथ उत्प्रेरक लिया तो ये क्या हो जाएगा, सक्रिय अवस्था जल्दी मिल गई, कम ऊर्जा की जरूरत हुई, तो जल्दी उत्पाद बन जाएगा, तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, उच्च। तो इसका एक एग्जाम्पल ले रखा है, जैसे देखिएगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, NH3 बना रहे हैं। अगर आप उत्प्रेरक नहीं लेते तो अभिक्रिया धीरे धीरे होगी, जैसे ये था। लेकिन अगर आप अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, लेकिन अगर आप उत्प्रेरक ले लेते हैं, Fe उत्प्रेरक ले लिया, तो अभिक्रिया तीव्र वेग से होगी इसकी तरह। और क्यों होगी, ये ग्राफ से शो हो रहा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक बच्चा है, इसको ये दीवार पार करनी है, यहाँ पर ये बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दो बच्चे हैं, एक बच्चा है, ठीक है, उसके साथ ये उत्प्रेरक जो है एक बड़ा सा आदमी है। तो ये बड़ा सा आदमी क्या करेगा, इस अभिकारक को अपने सिर में बैठाएगा और इसको दीवार पार करा देगा जल्दी। जबकि यहाँ पर क्या है, बच्चा अकेला है, इतनी बड़ी दीवार कैसे पार करेगा, समझ गए ना आप। तो उत्प्रेरक उसको हेल्प कर रहा है, बस इतना समझिए, तो जल्दी उत्पाद बनाएगा, जल्दी दीवार पार कराएगा। ये नहीं कर पाएगा, अकेला है इसलिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फैक्टर की, वो है पृष्ठ क्षेत्रफल का प्रभाव, मींस इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया। पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ता है, देखिएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल एरिया जितना अधिक होगा, वृद्धि होगी, उतना ज्यादा अणु क्या होंगे,
संपर्क में आएंगे। अब कैसे संपर्क में आएंगे अभी बताऊंगी। और ज्यादा से ज्यादा अणु अगर संपर्क में आएंगे, जैसे ताप के संपर्क में आएंगे, एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, उतनी अभिक्रिया का वेग उतना ज्यादा होगा। इसको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे आप सोचिए, आप पानी को गर्म कर रहे हैं, पानी के कण है, ये आपने छोटी सी ग्लास में लिया है, पानी को गर्म कर रहे हैं, तो सबसे निचली सतह में कम कण है, तो हम कहेंगे क्षेत्रफल कम है। जबकि एक बड़ी सी आपने, मतलब मान लीजिए ग्लास से एक बड़ा कोई ऐसा बर्तन ले लिया, जिसमें क्या होगा, जिसके निचली सतह का क्षेत्रफल ज्यादा है, इसका क्षेत्रफल कम था, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, तो क्षेत्रफल ज्यादा है तो ज्यादा कण होंगे नीचे, ठीक है, या इसकी तुलना में यहाँ कण ज्यादा दिख रहे। अब इसको गर्म कर रहे हो, मान लीजिए 60 डिग्री सेल्सियस में, इसको भी गर्म कर रहे हो 60 डिग्री सेल्सियस में, बराबर ताप पर आप गर्म कर रहे हैं। तो क्योंकि इसके जो कण हैं वो ताप के अधिक संपर्क में आएंगे, क्योंकि सबसे निचली सतह में जहां पर कण पाए जाते हैं वहां पर आप ताप दे रहे हैं, तो अधिक कण ऊर्जा ग्रहण करेंगे यहां से, और क्या करेंगे, भाप में बदलेंगे, वाष्प में। तो अभिक्रिया, ताप के संपर्क में अधिक अणु आएंगे, अधिक कण आएंगे, तो क्या होगा, जल्दी वाष्पित होगा, तो हम कहेंगे अभिक्रिया का वेग उच्च है। जबकि अगर हम बात करें यहां जहां क्षेत्रफल कम है, तो क्षेत्रफल कम है तो ताप के संपर्क में बहुत कम कण आएंगे, तो कम कण संपर्क में आएंगे, तो हम कहेंगे कम ताप मिला अणुओं को, तो केवल इतने ही अणु जो ताप के संपर्क में आए, ताप के नजदीक आए हैं, तो वो वाष्पित होंगे। तो यहाँ पर ज्यादा वाष्पित हो रहे हैं क्योंकि क्षेत्रफल ज्यादा था, ज्यादा अणु ताप के नजदीक आए तो वाष्पित हो गए, जल्दी अभिक्रिया हुई। लेकिन यहाँ पर कण कम है, ठीक है, और कम को ताप मिलेगा, टेम्परेचर कम, मतलब हीट कम को मिलेगी, ऊष्मा कम को मिलेगी, तो कम वाष्पित होंगे, तो अभिक्रिया धीरे धीरे होगी, इस पूरे को वाष्पित होने में बहुत समय लगेगा। ये क्या हो जाएगा, जल्दी वाष्पित होगी, अभिक्रिया का वेग उच्च, और यहाँ अभिक्रिया धीरे धीरे होगी, तो अभिक्रिया का वेग निम्न। इस एक्सपेरिमेंट को आप खुद करके देख सकते हैं। ग्लास में लेना उतना ही पानी, और उतना ही पानी आप ग्लास से थोड़ा बड़े बर्तन में लेना, दोनों को गैस में बराबर आंच पे रखिएगा, तो कौन जल्दी वाष्पित होता है आपको समझ में आ जाएगा। क्षेत्रफल जिसका ज्यादा है बड़े बर्तन का, वहां पर, और दूसरी जगह जब आप बराबर मात्रा में ले रहे हैं तो जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है वो जल्दी वाष्पित हो रहा है, मतलब अभिक्रिया का वेग ज्यादा है। जैसे एक प्रॉपर एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे जिंक है, जिंक का एक, मान लीजिए एक ऐसे समझ लीजिए, जिंक की एक रॉड ले रहे हैं आप, ठीक है, जिंक का एक बड़ी सी रॉड ले रहे हैं, उसको आप HCl में डालेंगे, क्योंकि उस रॉड का क्षेत्रफल कम होगा, ठीक है, क्षेत्रफल कम होगा, बड़ी सी रॉड है, नजदीक नजदीक है कण, तो क्षेत्रफल कम होगा, तो क्या होगा, बनाएगा तो सही, लेकिन ये अभिक्रिया धीरे धीरे होगी, Zn इसकी जगह पर आएगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी, अभिक्रिया होगी लेकिन बहुत धीरे धीरे। जबकि वहीं उसी जिंक के, जो रॉड सी जिंक थी, उसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े बना दिए, उस टुकड़े को डाल दूंगे HCl में, तो वो क्या करेगा, टुकड़े क्या होंगे, जो जिंक की रॉड थी तो उसका क्षेत्रफल कम था, उन्हीं को मैंने छोटे छोटे पीस में बदल दिया, तो ज्यादा जगह घेरेगा, क्षेत्रफल ज्यादा होगा, और क्षेत्रफल ज्यादा है तो वो क्या करेगा, तेजी से अभिक्रिया करेगा और जल्दी से जल्दी ZnCl2 बनाएगा, तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, ज्यादा होगा। तो नेक्स्ट फैक्टर है ताप का प्रभाव। देखिए ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए क्या होगा, आपको पता है, वही टक्कर वाला सिद्धांत आपको याद रखना है। अगर क्या होगा, ताप बढ़ाएंगे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो आपने देखा होगा पानी को जब आप गर्म करते हैं, ताप देते हैं, तो उसमें बुलबुले उठते हैं, ऐसा लगता है कि वो बुलबुले आपस में टकरा रहे हैं, देखा होगा ना। तो होता क्या है, जब आप ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, तेजी से होने लगा, मतलब ज्यादा भाप बनती है, तेजी से अभिक्रिया होती है। ऐसा क्यों, तो जैसे हम ताप बढ़ाते हैं तो अणुओं के को ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा मिलने के बाद वो आपस में क्या करते हैं, गतिज ऊर्जा मिलेगी, और तेजी से आपस में एक दूसरे इधर उधर जाने लगते हैं। तो इधर उधर जाने में उनके बीच क्या हो जाएगी, टक्करें बढ़ेंगी, और टक्करें बढ़ेंगी तो क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग भी जाएगा। तो इसको कैसे आप समझेंगे, इसको ऐसे समझिए, कमरा है, उस रूम में मैंने क्या किया, चारों ओर से आग लगा दी, वहां बच्चे बच्चे बैठे हुए हैं, समझ लीजिए। तो अब बाहर से उन्होंने कहा आग लग गई, ठीक है, तो क्या होगा, वो इधर से उधर भागेंगे, ठीक है, जस्ट इमेजिन करो, वो इधर से उधर भागेंगे, इधर से उधर भागेंगे, तो उनके बीच टक्करें बढ़ेंगी, और टक्करें बढ़ेंगी तो क्या हो जाएगा, आपने देखा गर्मी बढ़ जाती है, तो उससे और ज्यादा क्या हो जाएगा, वेग बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं आप कंडीशन समझिए बस मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। तो ये वास्तव में भी ऐसा होता है, रियल जिंदगी में भी, और इसमें भी यही होता है कि ताप बढ़ाएंगे तो ताप से अणुओं को क्या मिलती है, ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेंगी, तो आपस में टकराने लग जाएंगे, इधर से उधर भागेंगे तो टक्करें बढ़ेंगी, और टक्कर बढ़ेंगी तो अभिक्रिया का वेग तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसके लिए एक नियम दिया है, रूल ऑफ थंब लिखा था इंग्लिश में, रूल ऑफ थंब दिया गया है। तो वो नियम ये कहता है, ये एक्सपेरिमेंट से आया है कि उन्होंने करके देखा है, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जब रासायनिक अभिक्रिया, कोई अभिक्रिया है, उसका एक सामान्य ताप पर उन्होंने अभिक्रिया की, ठीक है, सामान्य ताप पर अभिक्रिया की,
मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस पर की, 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो अभिक्रिया की तो कुछ उसका वेग आया, इतनी स्पीड से हुई, लेकिन उसके बाद उसका 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा दिया। तो जैसे ही 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा दिया तो उन्होंने देखा पहली वाली अभिक्रिया की तुलना में जो 10 डिग्री सेल्सियस ताप अब बढ़ा रहे हो आप, 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग पहले वाली वेग की तुलना में कितना हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है। तो उन्होंने यही एक नियम बना दिया, उन्होंने कहा कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का अगर ताप आप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा, 2 गुना, कहीं कहीं 3 गुना भी लिखा रहता है। तो इसलिए लिखा है ताप गुणांक निकालने का ये फॉर्मूला है, केटी मतलब है जैसे टी की जगह आप ताप रखेंगे, जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस पर कोई अभिक्रिया कर रहे हैं तो 25 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के, और 25 डिग्री सेल्सियस नहीं 10 डिग्री बढ़ा रहे हैं तो 25 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया का ताप गुणांक। आप कितना ही भी ले सकते हैं, तो आपकी इच्छा है। के टी मतलब इस ताप पर, टी ताप पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, और टी ताप प्लस 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा के जो वेग स्थिरांक आया है, इन दोनों का अनुपात का मान कितना बराबर होता है, लगभग 2 गुना होता है या फिर 3 गुने के बराबर होता है, 2 से 3 के बीच होता है। तो वैसे इस बार आर्हेनियस जो समीकरण है वो हटा दिया गया है 12th वालों सिलेबस से, कोविड-19 की वजह से कुछ सिलेबस रिड्यूस किया है, उसकी भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, 1-2 दिन में वो वीडियो आ जाएगी। तो आर्हेनियस समीकरण में भी 12th के लिए हम ना पढ़ें, लेकिन बीएससी स्टूडेंट्स और एमएससी स्टूडेंट्स के लिए बनाई जाएगी। तो नेक्स्ट है विलायक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। देखिए ये मैं जब हम पढ़ते हैं कभी भी कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक फिजिकल, ठीक है, उसमें एक शब्द आता है लाइक, डिसॉल्व लाइक, समान समान को बोलता है। जैसे हम दोस्ती करते हैं अपने जैसे वाले से, पढ़ाकू पढ़ाकू के साथ दोस्ती करता है, झगड़ालू झगड़ालू के साथ दोस्ती करता है, डांसर डांसर के साथ दोस्ती करता है, क्रिकेटर क्रिकेटर के साथ दोस्ती करता है। ठीक इसी प्रकार इसीलिए लिखा है समान समान को बोलता है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है इसलिए आए हैं, ठीक है। तो ये नियम कहता है कि अगर देखिए जो सॉल्यूट होता है विलेय, उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो पोलर सॉल्यूट और नॉन पोलर सॉल्यूट, मतलब ध्रुवीय विलेय और अध्रुवीय विलेय। ऐसे ही सॉल्वेंट होता है विलायक, वो भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट, मींस ध्रुवीय विलेय विलायक और अध्रुवीय विलायक, ठीक है। तो ये नियम कहता है कि जैसे विलेय भी ध्रुवीय है, विलायक भी ध्रुवीय है ना। तो ध्रुवीय विलेय है अभिकारक, मतलब विलेय मतलब जो हम अभिकारक ले रहे हैं, अगर अभिकारक या विलेय जो है वो ध्रुवीय है तो अगर उसको आप ध्रुवीय विलायक में ही घोलते हैं तो जल्दी घुल जाएगा, अभिक्रिया का वेग तेज होगा। जैसे NaCl एक ध्रुवीय विलायक है, ध्रुवीय उसे कहते हैं जिसे प्लस माइनस में तोड़ सकते हैं, Na+Cl-। ऐसे विलायक ध्रुवीय जो प्लस माइनस में तोड़ा जा सकता है, जैसे ये होगा H पॉजिटिव और OH निगेटिव, क्योंकि दोनों को हम आयनों में तोड़ सकते हैं, दोनों ध्रुवीय हैं, इसलिए आपस में घुल जाएंगे जल्दी और बनाएंगे NaOH और HCl, तो अभिक्रिया का वेग तेज होगा। ऐसे ही हम कह सकते हैं अब अगर विलेय जो अभिकारक आप ले रहे हो वो अध्रुवीय है और उसको घोल रहे अध्रुवीय विलायक, तो ये तेजी से घुलेंगे क्योंकि दोनों का नेचर अध्रुवीय है। जैसे कि अध्रुवीय मतलब जिसको प्लस माइनस में नहीं तोड़ सकते, जैसे कि C4H10 ये होता है CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, इसमें इसको प्लस माइनस में नहीं तोड़ा जा सकता है अध्रुवीय को, तो उसको हम घोल रहे हैं बेंजीन में, C6H6 में, बेंजीन में। तो ये अभिक्रिया घुलेगा तो घुलेगा, घुलनशील होगा, ठीक है, ये आपस में घुल जाएगा क्योंकि समान व्यवहार के, ये भी अध्रुवीय है ये भी अध्रुवीय है, तो अभिक्रिया तेजी से होगी, तो इस अभिक्रिया का भी वेग तीव्र होगा। लेकिन अगर मैं एक ले लूं अध्रुवीय और एक ले लूं ध्रुवीय, ठीक है, इसको हम एक डायग्राम से भी दिखा रहे हैं, देख लीजिए। आपने क्या लिया, CH2Cl2 मिथाइलिन डाइक्लोराइड ये लिया, इसकी अभिक्रिया का इसको डाल दिया पानी में घोल दिया, पानी एक ध्रुवीय विलायक है और जो ये लिया CH2Cl2 ये अध्रुवीय विलेय है अभिकारक, तो इसको इसमें घोलना चाहेंगे तो अभिक्रिया होगी नहीं, पानी की लेयर अलग बन जाएगी और CH2Cl2 की लेयर अलग बन जाएगी। ऐसे हम कह सकते हैं आयोडीन को आप पानी में घोलेंगे, ठीक है, आयोडीन है अध्रुवीय विलेय और जल है ध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय को ध्रुवीय में घुलेंगे तो आयोडीन भी नहीं घुलेगा पानी में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो अध्रुवीय है वो ध्रुवीय में नहीं घुलेगा। ऐसे हम कह सकते हैं जैसे डांसर है क्रिकेटर है, उनके बीच कोई मेल ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। अब तो लास्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, लास्ट फैक्टर जो है वो अभिकारक की भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, या फिर आप चाहें तो इसको लिख लेंगे अभिकारक का आकार। वैसे मेनली आकार की बात कर रहे हैं, मतलब हम कह सकते हैं साइज ऑफ या शेप ऑफ, कह सकते हैं साइज ऑफ रिएक्टेंट। तो देखिएगा जो अभिकारक है वो जितना छोटे छोटे कणों का होगा ना, जितना छोटे छोटे कणों से बना होगा वो अभिक्रिया क्या होगी,
तेजी से होगी, जबकि वही अभिकारक अगर बड़े आकार का होगा तो ये अभिक्रिया क्या होगी, थोड़ा धीरे होगी। तो हम कह सकते हैं सूक्ष्म आकार के अभिकारक ज्यादा क्रियाशील होंगे और जो बड़े आकार के अभिकारक होंगे, बहुत बड़े आकार के, वो धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं तो उनकी क्रियाशीलता कम होती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जिसको मैंने पढ़ाया था सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल, उसमें भी लगभग यही एग्जाम्पल था। जैसे जिंक आपने छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं, ठीक है, जैसे देख लीजिए छोटे छोटे जिंक के टुकड़े लिए हैं, उसको जैसे H2SO4 में डालते हैं तो जिंक तुरंत H2 को रिमूव करते हैं और ZnSO4 बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो क्योंकि जिंक दानेदार है, बहुत ही छोटे छोटे चूर्ण में है, तो अभिक्रिया तेजी से करेगा सूक्ष्म आकार का होने की वजह से। वहीं अगर हम बात करें, एक जिंक की रॉड ले लें, बड़ी सी छड़ ले लें और उसको H2SO4 में डाल दें तो ये अभिक्रिया बहुत धीरे धीरे होगी और ZnSO4 और H2 का निर्माण धीरे धीरे होगा, तो अभिक्रिया होने में बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव्ड है, आप कर भी सकते हैं लेबोरेटरी में जाके। इफ अगर आप लेबोरेटरी में नहीं जा सकते तो इसका मैं बहुत अच्छा सा एग्जांपल बता रही हूँ। आप क्या कीजिए, चीनी के छोटे छोटे टुकड़े लीजिए और दूसरी जो चीनी की क्यूब आती है, देखिएगा चीनी की जो क्यूब आपने देखा होगा शॉप में, रेस्टोरेंट में मिल जाती है, चीनी के टुकड़े आते हैं बड़े से, उसको डाल के देखिए, क्योंकि चीनी के टुकड़े जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं बड़ी सी क्यूब में। ठीक है, तो वो धीरे धीरे, अगर आप उसको पानी में घोलेंगे, दूध में घोलेंगे तो धीरे धीरे घुलेगा, जबकि वही चीनी जो छोटे छोटे टुकड़े वाली, उतनी उतनी मात्रा आपने अगर छोटे छोटे टुकड़े वाली चीनी ली है, बुरादा लिया, तो चीनी का बुरादा जल्दी घुल जाता है। तो यही रीजन है, जितना छोटे आकार का अभिकारक होगा उतनी जल्दी अभिक्रिया करेगा, तीव्र वेग होगा। और अगर आपने बड़े आकार का अभिकारक लिया है, जैसे चीनी की बड़ी वाले टुकड़े लिए हैं, क्यूब लिए हैं, तो चीनी, बड़ी वाली चीनी कम घुलती है, तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, धीरे होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया है अभिक्रिया का जो अभिकारक है, अभिक्रिया के वेग को विभिन्न कारक जो इफेक्ट करते हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। मैंने प्रॉपर एग्जाम्पल भी दिए, फनी एग्जाम्पल भी दिए। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करके ही जाएं और कमेंट भी ज़रूर करें कि आपको क्या क्या चीज़ें में डाउट हुआ या क्या चीज़ समझ नहीं आई। मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि इतनी ढेर सारे जो पॉइंट मैंने लिए हैं, मैंने बहुत सी अच्छी अच्छी बुक्स से निकाले हैं, जैसे कि पूरी शर्मा पठानिया है और एस चांद की बुक है, मेरे पास बहुत सी बुक है, उनसे मैंने हायर लेवल की ही बुक से मैंने बनाए हैं। तो आई होप आपको ये पसंद आए, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।